नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आप इतिहास में देखोगे ना, तो आधुनिक इतिहास का 1885 से लेके 1947 तक का इतिहास ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम कहते हैं, ज़्यादातर आप प्रश्न देखोगे तो यहीं से बनते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और आज के इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो भी एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, यानी कि रेलवे के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास से, सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, तो लगभग आप समझ लीजिए कि इतिहास से तो प्रश्न कहीं और नहीं पूछा जाएगा, अगर जो भी आधुनिक भारत से पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं और इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने ना 1845 अगर आपको पूरा इतिहास पढ़ना है ना 1885 से 1947 तक का, तो एक ही वीडियो मैंने पूरा कवर किया हुआ है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना उस वीडियो को। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और साथ में मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसकी। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो वो बॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी, 1885 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, पर मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, वहां पर सारे वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। और स्थान तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना हुई थी। वायसराय थे उस समय लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब ये बना था 1885 में, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं ना, यहाँ से तो प्रश्न आप देखते हैं बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है, वैसे तो मैंने पढ़ाए हुए हैं, पर हम यहाँ पर अब देखेंगे, आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। तो देखिए, पहले जो 4 कांग्रेस अधिवेशन है, 1885, 86, 87, 88, शुरुआती कांग्रेस अधिवेशन है, ये आप देखेंगे तो ये दिखाना चाहते थे कि जो कांग्रेस है, किसी एक छोटी जगह की पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की पार्टी है। इसीलिए भारत के चारों कोनों पर इसके अधिवेशन कराए गए। मुंबई, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद इलाहाबाद में। अगर आप भारत में देखें तो यहाँ अगर मुंबई है तो कोलकाता इधर है, और इलाहाबाद उत्तर साइड है, और मद्रास दक्षिण साइड है। आप देख रहे हैं कि चारों, भारत के चारों कोनों में, ताकि लगे कि पूरे भारत की पार्टी है। और पहले जो अध्यक्ष थे, उमेश चंद्र बनर्जी, ये हिंदू थे। दूसरे अध्यक्ष पारसी थे। तीसरे अध्यक्ष मुस्लिम थे। और चौथे अध्यक्ष ईसाई थे, ताकि ये भी लगे कि चारों धर्मों के, मतलब कि जो भी धर्म है भारत में, एक ही धर्म की पार्टी नहीं है, सभी मतलब धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो ये इसीलिए ऐसा मतलब अध्यक्ष ये बनाए गए थे। तो 1885 में मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। विमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, आज के प्रयागराज में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और ये प्रथम अंग्रेज यानी कि गैर भारतीय अध्यक्ष थे, क्रिश्चियन थे। आगे चलते हैं। तो 1896 में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है ना, वैसे तो हर साल हो रहा था, लेकिन जो पूछे जाते हैं वही कवर किए हैं। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्लाह सयानी, इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने बंगाल विभाजन की आलोचना, यानी कि इस अधिवेशन में
बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसकी आलोचना की गई थी। 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी भी इसके अध्यक्ष थे और कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था और स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। ये प्रश्न बने हैं, बहुत बार बने हैं कि पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसलिए आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद 1907 में 7 सूरत मिल भी रहा है और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। 1911 में कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ था। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और जन गण मन पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम भी पहली बार कोलकाता में आप देखेंगे गाया गया था। मतलब कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में जो हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार जन गण मन भी गाया गया था। तो अब आगे चलते हैं। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसमें अंबिका चरण मजूमदार ये अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, तो नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया था। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1924 में बेलगांव में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का। महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष थे और एक ही बार महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस अधिवेशन के, जो कि बेलगांव में हुआ था। और कांग्रेस का यह 40वां अधिवेशन था और एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये भारतीय महिला की बात कर रहे हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। उससे पहले तो एनी बेसेंट भी आप देख रहे हैं ये बन चुकी हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन ये महिला जो है ये मतलब कि भारतीय महिला नहीं थी, ये जो सरोजिनी नायडू हैं ये भारतीय महिला थी। तो 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग इसमें हुई थी। बहुत बार पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी कांग्रेस के, तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे जिसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था और ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1938 में हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस बाद में पहले और बाद में राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हो गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए त्यागपत्र दे दिया गया था क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन वोटिंग जब हुई ना तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन जो महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे वो हार गए थे। इसके कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी को काफी बुरा लगा था और इसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि मौलिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दे दिया तो कांग्रेस में के जो अध्यक्ष था पद खाली था, तो राजेंद्र प्रसाद को उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए दो और देख लीजिए। 1940 में रामगढ़ में हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे और मौलाना आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। लगातार आप देख रहे हैं 6 वर्ष तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 में मेरठ में हुआ था और जेबी कृपलानी ये इसके अध्यक्ष थे और आजादी के समय भी यही अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आजादी के समय तक यही थे, आचार्य जेबी कृपलानी। तो आगे चलते हैं। ये सारे मतलब बुलेट पॉइंट में बता दिया गया कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जैसे पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के अधिवेशन के पहले यूरोपियन कौन थे जो अध्यक्ष थे, तो जॉर्ज यूले। पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, संबोधित कह रहे हैं, अध्यक्षता नहीं बात हो रही है, तो कादम्बिनी गांगुली ने। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और पहली यूरोपियन महिला अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जिन्होंने जिस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, तो 1896 में कोलकाता वाले कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और रहमतुल्लाह सियानी इसमें आपको पता है अध्यक्ष थे।
और भारत के आज़ादी के समय जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष जो अधिवेशन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक और सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो अबुल कलाम आजाद, ये लगातार मतलब कि 6 बार रह चुके हैं और सबसे कम उम्र के भी ये रह चुके हैं। तो अब हम, अगर आपको कोई ई बुक वगैरह बाय करनी है हमारी, तो पूरा इतिहास मैंने पढ़ाया हुआ है, साइंस करंट अफेयर भी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, यहाँ पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। और मैंने जैसे कि करंट अफेयर भी पढ़ा दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 पूरा 1 साल का करंट अफेयर, और अभी जनवरी से अप्रैल तक का ये भी करंट अफेयर मैंने पढ़ा दिया है। इसकी वीडियो आप यूट्यूब पर देख लेना, पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, आपको ई बुक मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और आपको अगर अपडेट वगैरह और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया है, अब प्रश्न लगाने की बारी आपकी है। तो लाहौर में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देख रहे हैं आप, एनटीपीसी में कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला जो मतलब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो विमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था? तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, कौन सा अधिवेशन था? तो वो कोलकाता वाला अधिवेशन था। लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि कोलकाता वाला अधिवेशन तो था, लेकिन कब? मतलब कोलकाता यहाँ भी है, कोलकाता यहाँ भी है, तो कब था वो 1911 में गाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 वाले जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था ना, इसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में आयोजित हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे ये अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51 यानी कि 91वां अधिवेशन था। और 1939 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया और उन्होंने हराया किसको था? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दोबारा ये अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन गांधी जी के विवाद की वजह से इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसीलिए त्रिपुरी अधिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। आप देखेंगे कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें दोबारा सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी ने जो अपना मतलब उम्मीदवार खड़ा किया था पट्टाभी सीतारामैया, ये हार गए थे, जिसके कारण फिर गांधी जी थोड़े नाराज हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को फिर उनकी जगह पर अध्यक्ष बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला, अगर यहाँ पर भारतीय ना होता ना तो कोई और होते, तो मतलब कि आंसर कोई और होता, और यहाँ पर पूछा गया पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको पता है कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं की खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए मतलब कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कौन से कांग्रेस अधिवेशन में बात उठाई थी और राजी कर लिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब भी है कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस ने पहली बार में भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने के लिए उनका विधान परिषद है और उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था।
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो देखिए, किसको हराकर इन्होंने मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वैसे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के इतिहास में अधिवेशन जितने भी हुए थे, ज़्यादा चर्चा रहती है कि कौन बना है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि चर्चा में वो हैं कि जो नहीं बने। तो ज़्यादातर प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पट्टाभी सीतारमैया, इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार को इन्होंने हरा दिया था। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1930 में, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो इन्होंने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। किसके तौर पर मनाया था? तो स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था 1930 में। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया था। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था कि अब हम आज़ाद हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 26 जनवरी की बहुत महत्वता है। बाद में जब हमारा संविधान बनकर तैयार भी हुआ था, तो 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन था। अब आगे चलते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी जी ने केवल एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ पर की थी? तो बेलगांव, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी 1924 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कौन सा गांव था? तो फैजपुर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो कांग्रेस का 50वां अधिवेशन फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो कोई मतलब कि कौन है जो कि कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू या दादा भाई नौरोजी? तो इसमें सही जवाब है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने ये कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता नहीं की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो रही है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो बदरुद्दीन तैयब, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कौन? बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न देखते हैं। और बदरुद्दीन तैयब में क्या है, इनकी जो अध्यक्षता हुई थी ना, तो उसमें 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और उल्लेखनीय यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ था। तमिल में मतलब कि स्पीच दी गई थी। अब अगला प्रश्न है कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हरा दिया था। बाद में महात्मा गांधी जी से इनका विवाद हो गया था, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और कांग्रेस को छोड़ने के बाद इन्होंने किसका गठन किया? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया और इन्होंने 1939 में एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। और इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया उसके बाद, मतलब कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद। अब अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? और प्रश्न पूछा गया है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या है? तो रेहाना तैयब जी। ऑप्शन ए रेहाना तैयब जी, इन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया था। क्या नाम है इनका? रेहाना तैयब जी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे वंदे मातरम को पहली बार
28 दिसंबर 1896 में जो कलकत्ता का अधिवेशन में हुआ था उसमें गाया गया था। अब आगे चलते हैं। तो किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1939 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा इसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इन्होंने पूर्ण स्वराज का अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो 1929 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। यहाँ पर देखिए लाहौर में हुआ था। अब आगे चलते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था आप देख रहे हैं कि आरपीएफ, ग्रुप डी, जेई, एएलपी कितने सारे जो रेलवे की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बंगाल विभाजन जो कि कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, और कर्जन के द्वारा ये विभाजन किया गया था। और ब्रिटिश सरकार का कहना था, यानी कि अंग्रेजी सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है और इस कारण प्रशासकीय सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है। लेकिन आपको पता है कि इन्होंने तो बस ऐसे कहा था कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है, क्योंकि बंगाल का सूबा बहुत बड़ा है तो यहाँ पर प्रशासन के लिए बहुत सुविधा नहीं है, तो विभाजन आवश्यक है। लेकिन ये कारण नहीं था, इनका कारण था यहाँ पर फूट डालना, हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करना, लड़ाई पैदा करना। तो वास्तविकता में जो कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, और यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का एक अंग था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो दो बंगाल थे, मतलब दो बंगाल बन गए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल का विभाजन हो गया, जो मान लीजिए बंगाल है, इसका विभाजन कर दिया गया। एक हो गया पूर्वी बंगाल और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। तो जो पश्चिमी बंगाल था इसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। पश्चिम बंगाल में उस समय जो आज का बंगाल है, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम का कुल क्षेत्र था। आज आप देखते हैं ज़्यादातर जो क्षेत्र बांग्लादेश को मिल गया है ना, वो पूर्वी बंगाल है, और हमारे पास जो है पश्चिमी बंगाल है। तो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, और मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था पूर्वी बंगाल। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण आपको बांटना था, तो ऐसा क्यों हुआ कि मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र को बांटा गया? तो उन्होंने एक जान के ऐसा कारण दिया था, पर ये हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में आपसी विवाद पैदा करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू हो गया था, और विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था जब बंगाल का विभाजन हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, और इस समय जो बांग्लादेश है ना उसका ये राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल विभाजन के अवसर पर ही लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे हैं जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का भी लिखा है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? का आदेश दिया था कर्जन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बंगाल विभाजन का हमने पढ़ लिया, किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, और उस दुकान का नाम क्या था? तो सर रतन जी टाटा जी ने और बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में, जब ज़्यादातर जो अंग्रेज थे, मतलब कि यहाँ से क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, अपने वहाँ बनवाते थे और यहाँ पर बेचते थे। उस समय स्वदेशी वस्तुओं की दुकान किसने खोली थी और दुकान का नाम क्या था? तो दुकान तो खोली थी, हमने पढ़ लिया, बाल गंगाधर तिलक और रतन जी टाटा ने। दुकान का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न पूछा गया है तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी। क्या नाम था? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इनमें से कौन सा आंदोलन लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल,
तो लाल बाल पाल द्वारा किया गया था। कौन सा आंदोलन था जो लाल बाल और पाल के द्वारा किया गया था? ये था अपना स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आपको पता है ना, गरम दल के नेता, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। तो गरम दल के कौन नेता थे? तो देखिए, ये 4 गरम दल के नेता थे। इनमें से 3 जो थे, इनको सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ से पाल, लाला का लाल और बाल बाल का मतलब कि बाल गंगाधर तिलक का बाल, तो लाल बाल पाल कहा जाता था इन्हों। और अरविंद घोष भी इसमें सम्मिलित थे गरम दल के नेता में। तो आगे देखते हैं कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। यानी कि जो बंगाल की आर्मी थी उस समय, जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसमें ज़्यादातर जो सैनिक थे वो कहाँ से भर्ती होते थे, इसीलिए कहा जाता था नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। तो ये अवध क्षेत्र से, मतलब कि अवध से ज़्यादातर आते थे, तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। तो अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। आप उस समय का मैप देखेंगे ब्रिटिश एम्पायर का, तो ये वाला जो क्षेत्र है अवध, इस क्षेत्र से ज़्यादातर जो मतलब कि बंगाल आर्मी होती थी, इस क्षेत्र की, यहाँ से सैनिक भर्ती होते थे। आगे चलते हैं। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, उस समय जो तिरंगा बनाया गया था, उसमें कौन से 3 रंग थे, ये आपको बताने हैं। तो उस समय रंग थे लाल, हरा और पीला। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, लाल, हरा और पीला। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे में लाल, हरा और पीला रंग था। आप जैसे देखेंगे कि 1906 में जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था ये हमारा, कि कैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज बदला है बाद में। अभी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है 1947 में, जो छठा राष्ट्रीय ध्वज था ये था, इसमें केसरी रंग, सफ़ेद और हरा, बीच में अशोक चक्र है। पहले यहाँ पर चरखा था, आप देख रहे हैं। ऐसे हमारा जो ध्वज था ये बदले हैं। तो लाल, पीला और हरा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उस समय था। अब आगे चलते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो रोलेट एक्ट के विरोध में, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, या बंग भंग विरोधी आंदोलन, 1919 से 1922 के पहले असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन आपको बताना है कि किस दौरान हुई थी या किसके विरोध में हुई थी। तो जो स्वदेशी आंदोलन था ना, ये बंग भंग, यानी बंग भंग किसे कहते हैं? जो बंगाल का विभाजन किया गया था, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसका वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे। नहीं, ये कारण कैसा कारण होगा? तभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल में से थे, ये भी कारण नहीं था। मुख्य कारण क्या था ये पूछा है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, हाँ ये कारण था, फूट डालो और राज करो की नीति। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तो ये हमने पढ़ ही लिया कि क्या कारण था, तो फूट डालो और राज करो की नीति। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी घोषणा किसने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी कि या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत। तो डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब या तो भारत का विभाजन होगा, मतलब कि पाकिस्तान बनेगा, या भारत खत्म होगा, नष्ट भारत। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही के दिवस 1946 को कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है। कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि बहुत लोगों की समय हिंसा हो गई थी, और क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था, इसलिए इसे कोलकाता किलिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मांग की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे और आगा खां के नेतृत्व में 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। ये जो पूरा मतलब कि मंडल था 36 लोगों का, और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। अलग
निर्वाचक मंडल की मांग की थी। अलग निर्वाचक मंडल क्या होता है, जैसे अगर किसी भी, जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, इसमें क्या होगा, जैसे अभी क्या होता है, आपके यहाँ पर कोई भी नेता खड़ा होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, तो उसको जो वोट भी डालते हैं वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू डालेंगे या मुस्लिम डालेंगे। तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ढाका है, कि ढाका के लिए, ढाका को रिजर्व कर दिया गया है मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचक मंडल के लिए। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा, और इसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही डाल सकते हैं, और कोई नहीं डाल सकता। आप समझ गए, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब है कि अगर किसी के लिए, जैसे मुसलमानों के लिए मांगा गया है, तो मुस्लिम ही खड़ा होगा और वोट भी मुस्लिम ही डालेंगे। तो गलत है ये चीज़। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने के नेतृत्व में 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। कहाँ पर? ढाका में की गई थी। और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल हल्क के नेतृत्व में, मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें बाद में शामिल हुए थे, 1913 में शामिल हुए थे। ये प्रश्न सारे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? तो जो पाकिस्तान नाम है ना, ये 1933 में गढ़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सन 1933 में गढ़ा था। और नाव और नेबर शीर्षक वाले अपने पैम्पलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया था। और मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम अलग राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति व प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में रखा गया था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसने गढ़ा था? तो ये नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। और कब गढ़ा था? तो 1933 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में कहाँ पर हुई थी? ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1915 एवं 1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक पुणे होम रूल लीग, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और एक मद्रास होम रूल लीग, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और उल्लेखनीय है कि तिलक के होम रूल लीग का स्वरूप क्षेत्रीय और एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर था, नेशनल लेवल पर था। तो होम रूल लीग की स्थापना, जो आंदोलन था 1916 में, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो कि आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। और इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन, खुद का शासन प्राप्त करना था। तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अब आगे चलते हैं, तो 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो किसकी सहायक इकाई थी, यानी किसकी, मतलब कहते हैं ना कि किसी की सब्सिडरी, जैसे एक मेन कंपनी है उसी की एक तरह सब्सिडरी कंपनी होती है। ये जो पार्टी थी, गठन था, ये किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो नौजवान भारत सभा जो है, इसके संस्थापकों में से एक कौन थे जिन्होंने मतलब कि इससे स्थापना की थी? तो सरदार भगत सिंह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई थी, जिसके संस्थापकों में से महान युवा विचारक क्रांतिकारी भगत सिंह जी थे। अब आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता कौन थे? कौन से प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? इसका सही जवाब होगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 1931 में इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में
पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को ही गोली मार ली थी? तो कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने पुलिस से लड़ते हुए बाद में खुद को ही गोली मार ली थी? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल? का सही जवाब है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन सी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना, की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा की गई थी? गदर पार्टी, इंडियन रेवोल्यूशनरी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या स्वराज पार्टी? तो इसका सही जवाब है गदर पार्टी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और गदर समाचार पत्र का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया था। यह 6 भाषाओं में प्रकाशित होता था यह समाचार पत्र। तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी और जो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, हालांकि इसके एक तरह से संस्थापक थे और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो स्मोक बम फेंके थे ना, धुएं वाले बम फेंके थे, वे किसका विरोध कर रहे थे? किसके विरोध में भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने वो जो दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा थी उस समय अंग्रेजों की, उसमें स्मोक बम फेंके थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था? तो वो किसका विरोध कर रहे थे? इंडियन काउंसिल एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट का, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल या साइमन कमीशन का? किसका विरोध कर रहे थे? तो विरोध कर रहे थे ऑप्शन सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इसके विरोध में इन्होंने स्मोक बम फेंके थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंके थे, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था, यानी ये स्मोक बम था। और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर विधानसभा में बम फेंकने के कुछ अन्य षड्यंत्रों में जोड़कर लाहौर षड्यंत्र के केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का यहीं पर नारा लगाया था और स्मोक बम फेंका गया था। ये पूछा जाता है कि किसके विरोध में, यानी कि कौन से बिल के विरोध में ये था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये बम फेंका गया था। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर की हत्या, इसमें जो उसका जिम्मेदार था उसकी हत्या किसने की थी, किस क्रांतिकारी ने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, 21 वर्ष पश्चात 13 मार्च 1940 को लंदन के फोक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारी थी और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। किसको? सरदार उधम सिंह जी को। अगला प्रश्न है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज भीखाजी कामा के द्वारा, तो पहला भारतीय ध्वज फहराया किसने था? भीखाजी कामा। इन्होंने 1907 में कहाँ पर फहराया था, यानी कि विदेशी धरती पर कहाँ पर फहराया था? पहला अपना मतलब भारतीय जो ध्वज था ये जर्मनी की धरती पर फहराया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था 1907 में। कहाँ पर? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई थी, जो कि दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया गया था। और भीखाजी द्वारा फहराया गया झंडा इस्लाम, हिंदू और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था तथा बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था। और भीखाजी कामा का जो जन्म था 24 सितंबर 1861 में मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को डिजाइन बनाने का श्रेय पिंगली वेंकैया को जाता है, जो भी आप देखते हैं। और 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। आगे चलते हैं। तो गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक थे कौन? लाला हरदयाल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे और इसके सह संस्थापक कौन थे? को फाउंडर थे लाला हरदयाल। तो आगे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो तीनों स्वतंत्रता सेनानी बिस्मिल, आजाद और भगत सिंह ये किस पार्टी से, यानी किस एसोसिएशन से, संगठन से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस गठन से ये जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आगे चलते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? बिस्मिल जी को फांसी बताइए किस लिए दी गई थी? चटगांव शस्त्रागार छापा के लिए, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, मेरठ षड्यंत्र के लिए, या लाहौर षड्यंत्र के लिए? तो इन्हें जो काकोरी ट्रेन पर डकैती हुई थी, लूटपाट हुई थी, उसके जुर्म में इन्हें फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से आ रही 8 डाउन मालगाड़ी पर रखे खजाने को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लूटा था। जो अंग्रेजों का मतलब कि भारत के खजाने को लूट कर मतलब कि मालगाड़ी से लेकर जा रहे थे, इसे इन्होंने लूट लिया था और इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। और इस कांड में चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए थे और 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाने के पश्चात प्रमुख 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फांसी दी गई थी। जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशनलाल को नैनी जो कि प्रयागराज में है, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। और आगे चलते हैं। तो कोमागाटा मारू घटना डैश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, फिलिस्तीन पर इजरायली हमले से, माली में हुए आतंकवादी हमले से, या अरब क्रांति से? तो जाहिर सी बात है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो कोमागाटा मारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। वर्ष 1914 में क्या हुआ था? कोमागाटा मारू नामक जहाज 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा था और इसमें 340 सिख थे, 24 मुसलमान थे, 12 हिंदू थे और बाकी ब्रिटिश थे। इस जहाज को गदर पार्टी के नेता गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और 23 मई 1914 को जब कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर तट पर पहुंचा था तो कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। फिर भी कनाडा में प्रवेश पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन यह असफल रही और फलतः 23 जुलाई 1914 को जहाज की वापसी की यात्रा शुरू हुई और इसे बाद में हुगली बंदरगाह पर पहुंचाया गया। गुरदत्त जी ने मतलब की कोशिश की और कोमागाटा मारू जो जहाज है कहाँ पर? तो पहली बार अपना कनाडा में के तट पर पहुंचा था। तो अगला प्रश्न है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? यानी कि जो झंडा जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था ना, उस झंडे को ब्रिटिश भारत में यानी कि आज के भारत में कौन लेकर आया था? तो इंदुलाल याग्निक लेकर आए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो 1907 में जो मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, इसे इंदुलाल याग्निक भारत लेकर आए थे। अगला प्रश्न है कि ना दलील, ना वकील, ना अपील, इस टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? कौन से कानून या कौन से एक्ट से संबंधित है? ना दलील, ना वकील, ना अपील। तो रोलेट एक्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो रोलेट एक्ट मार्च 1919 में भारत में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम के द्वारा जो अंग्रेजी सरकार थी, जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और इसलिए इस कानून को ना दलील, ना अपील, ना वकील इस कानून के रूप में जाना जाता है। मतलब कि अगर किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेजों को पकड़ना है तो बिना उस पर मुकदमा चलाए कितने भी दिनों तक जेल में डाल सकते हैं। इसलिए इस एक्ट को कहा गया ना दलील, ना अपील, ना वकील। और इसे सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसीलिए इसे रोलेट एक्ट कहते हैं। तो जो रोलेट एक्ट हुआ था जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था ना, उसके बाद 1919 में अंग्रेजों के द्वारा यह एक्ट लाया गया था और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का इसे कानून कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध को दर्शाने को कहा था? तो 6 अप्रैल 1919 को जो ये रोलेट एक्ट आया था, इसके विरोध में अहिंसक विरोध दर्शाने के लिए कहा गया था। तो रोलेट एक्ट के विरोध में मतलब कि विरोध दर्शाने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो सत्याग्रह सभा थी इसकी स्थापना की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा था। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जलियांवाले बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था?
तो भारत सरकार के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इसलिए इस कमेटी का भी विरोध हुआ था। अब आगे चलते हैं। तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कथन गलत है? कि जो ये कथन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, जो कि जलियांवाले बाग से संबंधित जो घटना हुई थी उससे संबंधित नहीं है। तो पहला कथन है कि जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो गलत, चौरी चौरा के बाद नहीं हुई थी, रोलेट एक्ट के बाद हुई थी। पहला ही कथन गलत है, तो ऑप्शन ए ही सही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। तो ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रोलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी कैद को कैद करने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी कथन सही है। कहा है कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो ये भी कथन सही है। पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन ऑप्शन ए वाला गलत है, क्योंकि ये चोरी चोरा की घटना के बाद नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था ना, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था, क्योंकि जब ये कानून लाया गया उसके बाद पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को इसी कानून यानी कि रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि बिना कुछ पूछे मुकदमा चला दिया गया। तो कई जगह हिंसाएं हुई। तो अमृतसर में इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 यानी कि वैसाखी वाले दिन, पंजाब में इस दिन वैसाखी मनाई जाती है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट और डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी क्या हुआ कि एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेगिनोल्ड डायर ने फौज के द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। लेकिन जो उस समय का सरकारी आंकड़ा, जैसे भी आज भी सरकारी आंकड़ा आप देखते हैं, तो पूरी जो आंकड़े नहीं बताए जाते हैं, आंकड़े छुपाए जाते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो मारे गए लोगों की संख्या थी वो 379 थी और घायलों की संख्या 1200 बताई गई है। 1200 से घायल हुए थे और 379 379 ही मारे गए थे। लेकिन कहा जाता है कि उस समय 1500 लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग नरसंहार के समय जो भारत का वायसराय था, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि पंजाब प्रांत के अमृतसर में ये घटना हुई थी, तो वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उपराज्यपाल था, वो माइकल ओडायर था, जिसकी हत्या बाद में सरदार उधम सिंह ने लंदन में कर दी थी। और जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था और ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अपनी एक कमेटी भेजी थी, जिसमें ज़्यादातर जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज ही थे। तो वो जाहिर सी बात है किसके हक में फैसला सुनाएंगे, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो आप स्वर्ण मंदिर देखते हैं ना, गोल्डन टेम्पल, जो आप देखते हैं स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, उसके बगल में ही एकदम साथ में ही है जलियांवाला बाग। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया गया था? जो मतलब की उपाधि थी, अंग्रेजों ने गांधी जी को दी थी। तो गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आजकल भी आप देखते हैं ना कि किसी को पद्मश्री पद्म भूषण मिला होता है, सरकार का वो जो विरोध कर रहे होते हैं तो कहते हैं ना हम अपनी पद्मश्री की जो उपाधि है लौटा रहे हैं। उस समय भी ऐसा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो केसरे हिंद की जो उपाधि थी गांधी जी ने लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस भारतीय ने उस समय सहयोग किया था? तो हंसराज ने। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो वैसाखी वाले दिन हुआ था, 13 अप्रैल को 1919 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वायसराय उस समय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका विरोध का परिणाम है ये रोलेट अधिनियम के विरोध का परिणाम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? आदेश दिया था रेजिनोल्ड डायर ने, कर्नल
रेजिनोल्ड डायर ने, और उस समय जो पंजाब का उपराज्यपाल था वो था माइकल ओडायर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने दिया था, और इस घटना के समय जो माइकल ओडायर था, ये पंजाब का उपराज्यपाल था, और इस हत्याकांड के लिए सीधे गोली चलाने का जो आदेश था ना, वो रेजिनोल्ड डायर ने दिया था। अब अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है। यानी कि यहाँ वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर घटना दी हुई है, कौन से सुमेलित है, उस वर्ष से संबंधित है, मतलब कि सही है, वो आपको बताना है। तो पहला जैसे घटना है कि 1928 में हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तो ये गलत है, 1928 में नहीं, 1929 में किया था। ये तो गलत गलत है, सुमेलित नहीं है। दूसरा क्या है कि 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन था, ये संगठित कब हुआ था? 1932 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1930 में। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई थी। तो 1918 में नहीं, 1919 में चलाई थी, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद है 1922 में चौरी चौरा कांड के महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। हाँ, ये सही है, चौरी चौरा कांड हुआ था, घटना हुई थी, ये 1922 में हुई थी। तो ऑप्शन डी सुमेलित है, का सही जवाब है। अब आगे चलते हैं। तो ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के जवाब पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, और यह घटना चौरी चौरा कांड कहा जाता है। इस घटना के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे रोक दिया था, और चौरी चौरा की जो घटना हुई थी ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और 1922 में इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था, चौरी चौरा घटना के कारण। अब आगे चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो हुई तो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जिला पूछ लिया गया, तो ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन था ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में, और 1922 यानी कि 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ था, घटना हुई थी, तब असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। तो 1920 से 22 यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ किया था, और इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी आदि सम्मिलित थे। और फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी मुसलमान को जो अंग्रेजों की सेना है इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, ये प्रस्ताव अखिल भारतीय समिति ने घोषणा की थी, कब पारित किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी एनटीपी से पूछा गया है। तो जुलाई 1921 में ये प्रस्ताव अखिल भारतीय खिलाफत समिति में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था ये 1919 में हुआ था। अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आजाद, अफजल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में इसका जो था, मतलब कि समिति का गठन हुआ था। लेकिन 1921 में ये मतलब कि मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं देनी चाहिए, इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी। इसकी शुरुआत 1908 में खलीफा, जो वहां का खलीफा थे, उनके प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। और भारत में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में बम्बई में शुरुआत हुई थी, आज के मुंबई में। तो उस समय तुर्की में खलीफा का पद होता था। जैसे आज आप देखते हैं ना कि ईसाइयों के लिए पोप, जो पोप होते हैं ईसाइयों के लिए, जैसे उनका पद है, तो उस समय मुसलमानों के लिए वैसे ही खलीफा का पद होता था, जो कि तुर्की में था, जो कि उस समय वहाँ पर जो अंग्रेज हुकूमत थी उनके द्वारा हटाया जा रहा था, तो उसका विरोध हो रहा था। उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन पर सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन भारत से संबंध नहीं था, फिर भी इसका विरोध किया गया था यहाँ के मुसलमानों के द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा को
पद पद को पुनः स्थापित करना था और वहां के धार्मिक क्षेत्रों से जो प्रतिबंध था ये हटाना था। आगे चलते हैं। तो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, अली बंधुओं के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था इसे वापस क्यों ले लिया था? तो पहला कथन है कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, तो यही कथन सही है। तो ऑप्शन है क्या है? ये कथन सही है कि इसी के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, मतलब कि रोक दिया गया था। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ये बताना है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में भारत में क्या सही है। इस आंदोलन में पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था? नहीं। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन था? नहीं। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था? जी हाँ। यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ आंदोलन था? नहीं। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि में जो तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे और संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, और अतः 23 दिसंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ तथा गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया ताकि तुर्की के सुल्तान को उनके सारे अधिकार दोबारा से दिए जा सके। इसका विरोध हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जिसका अली बंधुओं ने, अपना शौकत अली और मोहम्मद अली ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। अब आगे चलते हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, इलाहाबाद जो कि आज का प्रयागराज है, यहाँ पर 1923 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास, चित्तरंजन दास के साथ किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो पहली बार कौन से विश्वविद्यालय में उन्होंने जाकर भाषण दिया था, संबोधित किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और इसी कारण भारतवासी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, और पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस था ये 2003 में मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? जो चंपारण आंदोलन था ये आपको बताना है किसके विरोध में हुआ था। जमींदारों के अतिरिक्त कर लगाने के विरोध में, रोलेट अधिनियम के विरोध में, ब्रिटिश सरकार ने के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, या नील की जबरन खेती के विरोध में? तो जो ये चंपारण आंदोलन हुआ था ना, ये नील की जबरन खेती के विरोध में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो चंपारण आंदोलन पढ़ लेते हैं 1917 में। तो 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में गांधी जी को बताया कि वहां पर 3 कठिया प्रणाली के बारे में इन्होंने गांधी जी को जानकारी दी। तो 3 कठिया प्रणाली क्या है? तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो अंग्रेज थे ना, ये बगान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि पर, जो भारतीय किसान थे उन्हें कहा था कि अपनी भूमि पर 3/20 हिस्से में नील की खेती करेंगे। यानी कि जो उनकी जमीन है उसके मतलब कि 3/20 हिस्से पर वो क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे, और इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। तो इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी जब ये चंपारण आंदोलन हुआ था, और इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा था। 3 कठिया प्रणाली क्या है कि जो उनके जमीन का हिस्सा है उसका 3/20 हिस्सा क्या होगा, नील की खेती होगी, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। तो खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो खेड़ा जिले में जो आंदोलन हुआ था
वो हुआ था 1918 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इसके बाद वर्ष 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा, जो कि गुजरात में है, किसानों के साथ अत्याचार वहां पर भी हो रहा था, अंग्रेज कर रहे थे वहां पर भी, क्योंकि जो किसान थे उनकी फसलें नष्ट हो गई थी। नष्ट हो जाने के बाद भी करों की वसूली की जा रही थी। तो गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगान माफ कर देना चाहिए। और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में उनकी सफलता को पाते हुए वो भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आश्रम है ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? सेवाग्राम, टोल्स्टॉय फार्म, पवनार या साबरमती? कौन सा आश्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो पवनार आश्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। सेवाग्राम, टोल्स्टॉय फार्म तथा साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही की थी, जबकि जो पवनार आश्रम है ना, इसकी स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा में पवनार जगह पर की थी। तो जो सेवाग्राम, टोल्स्टॉय फार्म और साबरमती, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। अब आगे चलते हैं। तो 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो जो अंग्रेजी शासन है ना, ये समाप्त हो जाएगा। ये किस किताब में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया कौन सी किताब थी? तो हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने के से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो गांधी जी ने टिकट ली थी और प्रथम श्रेणी के डिब्बे की, लेकिन उसमें से गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई थी जहां पर उन्हें फेंक दिया गया था बाहर? तो यह है पीटरमेट्सबर्ग। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो वर्ष 1893 में महात्मा गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन पर एक गोरे व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया और उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां रेसिज्म यानी कि नक्सलवाद का सामना किया था। अब आगे चलते हैं। तो किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में भी बाद में मनाते हैं? तो किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे 1915 में। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। आगे चलते हैं। तो महात्मा गांधी जी के राजनीति में उन्होंने अपना गुरु किसे माना था? राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। इन्होंने कहा था, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष तक कुछ ना करो, पहले पूरे भारत को घूमो, पूरे भारत में घूमो और जानो कि भारत का क्या, मतलब कि यहाँ का इशू क्या है। पूरे भारत को घूमने के लिए कहा गया था। तो 1 वर्ष तक पहले महात्मा गांधी जी ने कोई आंदोलन नहीं किया था, पहले पूरे भारत को घूमे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी राजकुमार शुक्ल ने। इन्होंने महात्मा गांधी को बताया था 3 कठिया प्रणाली के बारे में कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर नील की खेती हमसे जबरन करवाई जा रही है। तो यही महात्मा गांधी जी को चंपारण लेकर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो जो अंग्रेजों का एकाधिकार था ना नमक उत्पादन पर, इसका विरोध किया गया था दांडी यात्रा के द्वारा, दांडी मार्च के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दांडी मार्च क्या है? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये मार्च हुआ था, यात्रा हुई थी। तो 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, जिसे 11 सूत्रीय मांगे कहा जाता है। और इसमें भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि बहुत सारी मांगे रखी थी, मतलब 11 मांगे थी। और ये जो 11 मांगे हैं, अगर आपको पढ़नी है तो मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप आधुनिक भारत के उसमें जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, तो अगर आपको एक ही वीडियो देखनी है तो वहाँ पर आप देख लेना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली वीडियो, उसमें मैंने एक ही वीडियो में पूरा मैराथन कराया हुआ है, तो वहाँ पर सब पढ़ाया हुआ है। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी ने इन 11 सूत्रीय मांगों के ऊपर कोई कदम उठाया नहीं था। जिसके बाद क्या हुआ था, इसमें ये भी मांग थी कि जो नमक है इस पर टैक्स ना लगाया जाए। तो जिसके बाद क्या हुआ, परिणाम स्वरूप आंदोलन करने के लिए निर्णय लिया गया और दांडी मार्च की घोषणा कर दी गई।
तो दांडी मार्च को गांधी जी के द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को ही चलाया गया था। तो ये जो दांडी मार्च था ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, जो कि गुजरात है, गुजरात का तट है, वहां तक गांधी जी ने मार्च किया था। और इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। तो यह कि जो दूरी थी पूरी वो लगभग, वैसे एग्जैक्ट कहा जाए तो 241 मील है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार 239 या 240 यानी कि इसके करीब ही दिया होता है। 240, 241 और 239, तो वैसे एग्जैक्ट बताया जाए तो 241 मील की यात्रा की थी। तो महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। ये दांडी जो है ना, ये गुजरात के किस जिले में है? साबरमती से दांडी तक मार्च किया था, तो जो दांडी है ये गुजरात के किस जिले में है? तो ये गुजरात के नवसारी जिले में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? इस आंदोलन का जो आरंभ है ना, दांडी मार्च तो हुआ था, इससे एक आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो एक आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च गुजरात के में नमक की खदानों तक लगभग कैश यानी कि कितने मील की पैदल यात्रा थी? तो 241, जो कि 240 मील के लगभग है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पहले गांधी जी ने तय किया था कि जो मार्च होगा, ये पैदल यात्रा होगी, इसमें केवल पुरुष ही रहेंगे। लेकिन बाद में किसने गांधी जी को कहा कि ये केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखिए, इसमें महिलाओं को भी सम्मिलित कीजिए। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ये गांधी जी को राजी किया था इसके लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। यह है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन गो बैक नारे लगे थे ना, साइमन गो बैक। तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था और भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। लेकिन यह आया तो भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए था और वहाँ उसका अध्ययन करने के लिए गया था। लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारत में संविधान यानी कि भारत के कानून बनाना है और कोई भारतीय नहीं है। इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था तो भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलाय से मुंबई पहुंचा और यहां इसका स्वदेश स्वागत देशव्यापी हड़ताल में हुआ। और जब यह कमीशन दिल्ली पहुंचा तो काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। और जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज के कारण कुछ दिनों के बाद, मतलब कि जब इसका प्रदर्शन किया था ना लाला लाजपत राय ने, तो लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ये साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे और कभी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अब अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण पूछा है। पहला तो क्या कारण था? इस आयोग से संबंधित लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ये कारण था? नहीं, बहिष्कार का ये कारण तो नहीं था। इसका परिणाम था कि उन्होंने, मतलब कि लाला लाजपत राय जी को घायल कर दिया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे, ये मुख्य कारण था, ये भी कारण नहीं था। इस आयोग के सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे, ये कारण था, ये भी कारण नहीं था। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, हाँ ये मुख्य कारण था कि सभी अंग्रेज सदस्य थे, जिसके कारण इस कमीशन का विरोध किया गया था। मुख्य कारण ये था। तो अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हुई थी? तो अंग्रेजी सरकार का कौन सा निर्णय था जिसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था? तो साइमन कमीशन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था और 3 फरवरी 1928 को जब यह आयोग मुंबई यानी कि मुंबई पहुंचा था
तो इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसमें काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे लगाए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में, वायसराय इरविन के बीच में, तो इसमें कौन सी बात शामिल थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाएगा, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने के काम को रोक दिया जाएगा, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, या सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाएगा। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो गया था कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है ना, इसे रोक दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो मार्च 1931 को 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसमें से कुछ शर्तें जो मैं आपको बताता हूँ जो स्वीकार की गई थी, वैसे मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। जो कांग्रेस है, जो गोलमेज सम्मेलन रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। कांग्रेस कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। ये कुछ इसमें समझौते थे, शर्तें थी। तो इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन सी भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के मतलब कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी के साथ गई थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था, जो गांधी जी के साथ एस राजपूताना नामक जहाज से 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चल रहे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लंदन में संपन्न हुआ दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उसमें था अपना रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसमें आप देखेंगे कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 1931 ईस्वी के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला अपना 1930 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे और महात्मा गांधी जी, इन्होंने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। यहाँ पर ऑप्शन डी नवंबर 1930। पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो पूना पैक्ट ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनाव सीटों के आरक्षण के लिए दलित वर्ग की ओर से 26 सितंबर 1932 को यरवदा जो जेल है पुणे में, यहाँ पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई थी, जो कि 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। ये समझौता हुआ था डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पुणे की यरवदा जेल में। और इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट, और ये 1932 में हुआ था। तो पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उस समय इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में
लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और लेबर पार्टी की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। तो 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? इसमें 3 सदस्य शामिल थे। वर्ष 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख, ये 3 सदस्य थे। और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बताइए कब हुआ था? ये हुआ था अपना 1942 में, 1942 में। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो मुंबई से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को पारित कर लिया था, यानी स्वीकार कर लिया था। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने देश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कहाँ पर? तो मुंबई में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी ने कहा जाता है के रूप से लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसे तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू हुआ। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो, ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी थे कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को गांधी जी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के नोआखली में थे। वे हिंदू, उस समय वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, उसे रोकने के लिए वह अनशन कर रहे थे गांधी जी। कहाँ पर? नोआखली में। तो अगला प्रश्न है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। तो भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में थी और सहमत हुई थी सरकार 1946 में। अगला प्रश्न है, तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे, ये भारत को स्वतंत्र करने का इन्होंने आश्वासन 1946 को दिया था, 15 मार्च 1946 को, और भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा करंट अफेयर चाहिए तो मैंने पूरा करंट अफेयर पढ़ा दिया हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर करंट अफेयर नहीं पूछाएगा। मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है। वीडियो यूट्यूब पर फ्री है। अगर आपको इसकी ई बुक बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से भी ई बुक ले सकते हैं। और आपको अगर हमारा पीडीएफ वगैरह चाहिए और कोई अपडेट वगैरह तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।